Today I'm going to discuss about कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कॉलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग was inspired by जीन पियाजेट्स वर्क ऑफ मोरल रीजनिंग। लॉरेंस कॉलबर्ग जो थे वे प्रभावित हुए थे जीन पियाजेट ने जो मोरल डेवलपमेंट पे काम कर रखा था, और पियाजेट से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। So, Lawrence Kohlberg in 1958 gave his theory of moral development known as Lawrence Kohlberg theory of moral development. First, let us understand moral development. नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा क्या है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। Moral development refers to the process through which children develop the standards of right and wrong within their society based on social, cultural norms and laws. नैतिक विकास वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चे कुछ मानकों के आधार पर सही या गलत की सोच विकसित करते हैं। सही या गलत का वो जो निर्णय लेते हैं वो सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक या सांस्कृतिक मानदंडों पर लेते हैं। Kohlberg theory of moral development is a theory that focuses on how children develop morality and moral reasoning. Kohlberg theory जो है वो इस बात पे फोकस करता है कि बच्चे में नैतिकता का विकास किस तरह से होता है। कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। Now, there are some terms which we need to understand in order to understand the theory of Kohlberg. First is moral dilemma. मोरल डायलेमा मतलब होता है नैतिक असमंजस। मोरल डायलेमा मीन्स confusion between right and wrong. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड डायलेमा। डायलेमा क्या होता है, पहले हम उसे समझते हैं। डायलेमा इज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच यू हैव टू चूज बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स। मतलब आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मगर आप कोई भी ऑप्शन जो आप सेलेक्ट कर रहे होते हो कुछ ना कुछ उसमें छूट ही जाएगा। एक ऑप्शन में ही सब कुछ नहीं रहेगा। वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज देयर डिफरेंट एग्जाम्स ऑन दी सेम डे। सपोज करो कि आप अभी तैयारी कर रहे हो डिफरेंट एग्जाम्स के, तो आपने सारे एग्जाम्स के फॉर्म भर के रखे होंगे। तो एसएससी के भी आपने फॉर्म भरे हैं, बैंकिंग के भी, और मान लो कोई टीचिंग एग्जाम्स यानी केवीएस एनवीएस इसके भी फॉर्म आपने भरे हो। अब क्या हुआ कि सारे एग्जाम्स की डेट एक ही दिन है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन एग्ज़ाम देने जाओगे। देखो, जब फॉर्म भरा था तब तो सोचा था कि सारे एग्ज़ाम्स देने हैं, पर अब आपको सिलेक्ट करना है कि अगर आप टीचर की एग्ज़ाम देने जाते हो तो बाकी के दो एग्ज़ाम्स यानी एसएससी और बैंकिंग आप नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो बाकी दो ऑप्शंस जो हैं वो छूट जा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। डिसीजन अबाउट विच स्ट्रीम टू टेक आफ्टर क्लास 10th, यानी कि 10वीं के बाद आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करोगे, यानी कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। अब मान लीजिए किसी बच्चे को हिस्ट्री भी पसंद है और फिजिक्स भी, मगर अब तो साइंस, अगर वो बच्चा साइंस लेगा तो हिस्ट्री नहीं ले पाएगा। तो ये क्या मोरल डायलेमा नहीं है कि यू हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट, दैट मीन्स only one stream, that is if you are taking science then you have to leave the art subject, means geography, history, and if you are taking arts then you have to leave science subjects. हालांकि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो अभी आई हुई है उसमें हम दो सब्जेक्ट साथ में ले सकते हैं, एक साइंस और एक आर्ट्स ले सकते हैं, मगर यहाँ हम डायलेमा को समझने के लिए ये एग्जाम्पल लिए। एक और एग्जाम्पल हट के देखते हैं कि सपोज करो कि आपके पास एक ही मेडिसिन है और दो इंसान हैं जिसकी तबीयत ख़राब है, तो दोनों आपके फेवरेट हैं, मगर आप उस मेडिसिन को, एक मेडिसिन और आप एक को ही दे सकते हो। तो अब आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप दोनों में से किनको वो मेडिसिन देना चाहोगे। तो ये क्या है, मोरल डायलेमा है कि आप एक ऑप्शन चूज कर रहे हो और सारे ऑप्शन में कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कि हाँ अगर हम ये ले रहे हैं तो ये चीज़ जो है मेरा छूट रहा है।
One more term is important to understand the Kohlberg theory, and that is moral reasoning. नैतिक तर्क शक्ति. Moral reasoning is the thinking process involved in the judgment of questions of right and wrong. नैतिक तर्क शक्ति क्या है? वो सोचने की प्रक्रिया है जिसमें हम निर्णय करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है. We will try to understand this by examples. First example is vote for right politician. Suppose in your area election is going to happen. You will choose according to you who is the best candidate for that post. आपको जो पसंद है आप उसको वोट देंगे. मान लीजिए आप जिस लीडर को पसंद करते हैं उस पर बहुत सारे एलिगेशंस यानी कि आरोप लगे हुए हैं. तो क्या है कि आपके अनुसार क्या सही है क्या गलत है ये आप डिसाइड करते हो. तो ये क्या है? मोरल रीजनिंग है. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज अ चाइल्ड हैज स्टोलन फूड प्रोडक्ट. मान लीजिए कोई बच्चा है जो भूखा है और अगर वो कोई खाने का सामान चुरा लेता है तो अब क्या उस बच्चे को आप सजा देंगे? क्योंकि नैतिकता के हिसाब से चोरी करना गलत है. मगर वो बच्चा किस स्थिति में चोरी कर रहा है वो भी देखना होगा. हालांकि ऐसा एक रियल इंसिडेंट भी हुआ था. एक बच्चे ने अपने पड़ोसी के घर से कुछ खाने के सामान को चुरा लिया था. उस पड़ोसी ने उसके खिलाफ, उस बच्चे के खिलाफ केस फाइल कर दिया था. 1-2 दिन जेल में रहने के बाद जब कोर्ट में जज के सामने उस बच्चे को लाया गया तो उसने बताया कि 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था. तब जज ने उसे खाने के सामान के साथ कपड़ा सब दे के उसे घर वापस भेज दिया. तो क्या यही मॉरल रीजनिंग है? तो ये बात आपको सोचनी है. एक और एग्जांपल अलग लेते हैं कि मान लीजिए हम कोई मूवी देखते हैं या सीरियल देखते हैं तो उसमें अगर हीरो जो है वो विलन को मारता है तो हम लोग खुश होते हैं और अगर हीरो मारा जाता है तो हमें दुख होता है. विलन मर भी जाए तो भी हमें दुख नहीं होता जबकि दोनों इंसान हैं. कौन गलत है कौन सही है इससे हम डिसाइड करते हैं कि अगर वो विलन है तो अगर वो मर भी रहा है तो वो सही है, मगर अगर हीरो है जो कि अच्छा काम करता है तो अगर उसको मारा जा रहा है तो वो गलत है. यानी कि कुछ इथिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. अब बात करेंगे कोलबर्ग ने जो अपनी थ्योरी में जिस डायलेमा की बात की थी तो वो था हिंज डायलेमा. हिंज जो है वो एक किसी व्यक्ति का नाम है. तो ऐसा सिचुएशन है कि हिंज की वाइफ की तबीयत जो है वो बहुत ख़राब है, वो बहुत बीमार है और उसे कैंसर है. तो डॉक्टर्स ने कहा कि उसका बचना मुश्किल है. तो डॉक्टर ने उपाय बताया कि रेडियम नाम का एक मेडिसिन है जिसको ड्रग भी बोल सकते हैं. तो अगर उस मेडिसिन से जो है वो हिंज की वाइफ की तबीयत ठीक हो सकती है यानी उसकी वाइफ की जान बच सकती है. तो हिंज जाता है केमिस्ट के पास यानी दवाई दुकान जाता है. तो केमिस्ट बोलता है कि मेडिसिन तो है पर उसका कॉस्ट कुछ 10,000 रुपीज़ है. मान लीजिए 10,000 है. तो हिंज को पता चलता है कि उस मेडिसिन का एक्चुअल प्राइस यानी कि जिसमें वो बनता है, मेडिसिन को बनाने में जितना प्राइस लगता है वो सिर्फ 1,000 रुपया यानी कि 1,000 रुपीज़. मतलब केमिस्ट 10 गुना ज़्यादा पैसा ले रहा है उस दवाई का. तो केमिस्ट को बोलता है कि ये दवाई मुझे कम में दे दो. तो केमिस्ट बोलता है कि चूँकि ये दवाई जो कि रेडियम है इसे मैंने डिस्कवर किया है तो मैं इससे प्रॉफिट कमाऊँगा. तो हिंज के पास सिर्फ 5,000 रुपये होते हैं, 5,000 रुपीज़. तो वो बोलता है कि आप ये 5,000 रुपये ले लो और मुझे वो दवाई दे दो. मैं बचे हुए पैसे आपको लौटा दूंगा, बाद में लौटा दूंगा, अभी मेरे पास वो पैसे नहीं है. मगर केमिस्ट तैयार ही नहीं हो रहा था दवाई देने के लिए. हिंज ने कहा कि कुछ दवाई दे दो, कुछ बाद में दे देना. उसने इस बात से भी इनकार कर दिया. अब हिंज के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो लौट के घर चले जाए और बाकी के पैसे लाए जो कि इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है और उसकी वाइफ की जान जा सकती है, या अपने वाइफ को मरने के लिए छोड़ दे. दूसरा ऑप्शन है कि या तो वो दवाई वो चोरी कर ले. तो हिंज ने सेकंड ऑप्शन चूज किया. उसने वेट किया कि जब केमिस्ट अपना दुकान बंद करके जा रहा था उसके बाद जो है उसने चोरी कर ली. तो इस डायलेमा को लेकर कोलबर्ग ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे
एज लेवल, डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ पीपल से, जैसे कि क्या हिंज ने वो दवाई चुरा के सही किया था या गलत। दूसरा, अगर कोई अजनबी मर रहा होता तो क्या हिंज फिर भी चोरी करता। तीसरा, अगर हिंज की वाइफ मर जाती है तो उस मर्डर केस में केमिस्ट को अरेस्ट करेगी पुलिस। सो कोलबर्ग आस्क्ड दिस क्वेश्चंस फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप। तो अलग अलग उम्र के लोगों से के आंसर देने से पता चला कि एक उम्र के लोगों का आंसर भी सेम था और बढ़ते उम्र के साथ आंसर जो था उसमें परिवर्तन हो रहा था। कोलबर्ग ने इस तरह के कई डायलेमा को लोगों के सामने रखा और इसके बेसिस पे उन्होंने 3 लेवल यानी 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस दिए। इच लेवल में 2 स्टेज है, यानी एक लेवल में 2 स्टेज है। फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसको हिंदी में पूर्व परंपरागत या लौकिक स्तर के नाम से जानते हैं। ये स्टेज जो है 4 से 10 साल तक चलती है, यानी 4 to 10 years ऑफ चाइल्ड फॉल अंडर दिस लेवल। इस एज में बच्चों में मोरल डेवलपमेंट ना के बराबर होती है, इसलिए इस स्टेज को स्टेज ऑफ जीरो मोरालिटी भी कहते हैं। तो अगर पूछे कि जीरो मोरालिटी किस लेवल को कहते हैं तो प्री कन्वेंशनल लेवल को कहते हैं, क्योंकि इस लेवल में उनको नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। इस एज में बच्चा वो सही या गलत जो है वो या तो पनिशमेंट से बचने के लिए या कोई रिवार्ड के बेसिस पे डिसाइड करता है, यानी कि अगर उसे कोई काम करने से कोई सज़ा मिल रही है तो बच्चा उस काम को नहीं करेगा और उसके लिए वो काम गलत होगा, और अगर किसी काम को करने से उसे रिवार्ड यानी कि कोई गिफ्ट मिल रहा है तो वो काम को वो करेगा, भले ही वो काम गलत ही क्यों ना हो, मगर उसकी नज़र में जिससे पनिशमेंट मिलता है वो काम गलत है और जिससे रिवार्ड मिलता है वो काम सही है। तो ये कोलबर्ग का पहला लेवल था, प्री कन्वेंशनल लेवल। तो इसके अंदर कोलबर्ग ने 2 स्टेज दिए, पहला पनिशमेंट या ओबीडियंस ओरिएंटेशन और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। तो पनिशमेंट और एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल, इफ एन एक्शन लीड्स टू पनिशमेंट इट मस्ट बी बैड एंड इफ इट लीड्स टू अ रिवार्ड देन इट इज़ गुड। यानी कि अगर किसी काम को करने से बच्चे को पनिशमेंट मिलती है तो वो गलत है, और अगर किसी काम को करने से उनको गिफ्ट मिलता है तो वो सही है। अब बात करते हैं दूसरा स्टेज का, जो कि है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इस स्टेज में जो है ये स्टेज जो है वो व्यक्ति केंद्रित है, यानी कि मेरे लिए क्या है किसी भी चीज़ में। इसमें बच्चे को लगता है कि अगर कोई काम में उसका फ़ायदा हो रहा है तो वो काम सही है। इस स्टेज में बच्चों में ईगोसेंट्रिज्म आ जाती है, म्यूचुअल एक्सचेंज की भावना रहती है, यानी मेरे साथ जो जैसा बिहेव करेगा हम भी उसके साथ वैसा बिहेव करेंगे। अगर किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो वो बच्चा भी बोलता है कि मुझे भी उसकी पेंसिल तोड़नी है। बेसिकली टिट फॉर टैट, यानी अगर तुम मुझे अपने लंच बॉक्स से खाने दोगे तो ही मैं अपने लंच बॉक्स से तुम्हें खाने दूंगा, यानी तुम मेरे साथ जो व्यवहार करोगे मैं भी तुम्हारे साथ वही व्यवहार करूँगा। तो यही सही है उस बच्चे के लिए। सेकेंड लेवल जो है उसे कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, जो कि 10 to 13 एज ग्रुप के बच्चों में होती है। तो बेसिकली इसे एडोलसेंस यानी किशोरावस्था भी कहते हैं। इस एज के जो लोग होते हैं वे सारे सोशल रूल्स को मानते हैं, वे सारे ऐसे काम करते हैं जिससे समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके। इसमें जो है छात्र दूसरे व्यक्तियों से सीखता है और उसके अनुसार सही या गलत के बीच के डिफरेंस को समझ पाता है। इस लेवल को भी कोलबर्ग ने 2 स्टेज में बांटा है। तो पहले स्टेज 3 गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसे बेसिकली गुड बॉय या गुड गर्ल का स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में बच्चा जो है वो बेसिकली एडोलसेंस एज ग्रुप में होता है। तो इसमें बच्चा जो है वो अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता है सबके नज़र में, चाहे वो फ्रेंड्स हो या पेरेंट्स या अपने टीचर्स के सामने। द चाइल्ड वांट टू बी नाइस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। कोई बच्चा है जो होमवर्क इसलिए बनाता है क्योंकि क्लास में जो है टीचर्स उन्हें प्रेज करें, उनकी तारीफ़ करें। बच्चे अपने ग्रुप में जितना भी बदमाशी कर ले मगर वो बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने अच्छा इंप्रेशन बना के रखा हुआ है कि अगर कोई कंप्लेन भी करे तो वो पेरेंट्स बोले कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, ज़रूर इसका दोस्त ऐसा इससे करवाया होगा।
लेवल 2 का जो दूसरा स्टेज है, जो कि स्टेज 4 बोलेंगे जिसको, मेंटेनिंग सोशल लॉ एंड ऑर्डर। तो इस स्टेज में जो है बच्चा बिलीव करता है सोशल नॉर्म्स पे, समाज के निर्धारित लॉ पे, और लॉ और ऑर्डर पे बच्चों का विश्वास बहुत ज़्यादा होता है। वो खुद फॉलो करते हैं सारे रूल्स। सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रैफिक सिग्नल रूल्स। इनको लगता है कि अगर सारे लोग अगर अच्छे से फॉलो करें हमारे सोसाइटी के नियम को, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, इनकम टैक्स भरे, तो हमारी सोसाइटी जो है वो खुद ब खुद बदल जाएगा। इसलिए वो जो है वो सारे सोशल रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं। मोस्टली जो है वो आइडियल बनना चाहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेवल 3। तो लेवल 3 क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। दिस लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। These are abstract but might include preservation of life at all cost। यानी कि इस एज ग्रुप के जो हैं लोग वो जानते हैं कि सोशल लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है, मगर इनकी प्रायोरिटीज जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है कि प्रिजर्वेंस ऑफ लाइफ, यानी लोगों की जान बचाना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रूल्स और ऑर्डर के भी आगे अगर कोई चीज़ है तो ह्यूमन काइंड को बचाना। तो इसमें 2 स्टेज है। पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, और दूसरा है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। तो पहले स्टेज 5 समझते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इस स्टेज पे इनको पता होता है कि रूल्स जो हैं वो सोसाइटी के लिए बने हैं, यानी रूल्स आर मेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो अगर कोई रूल से किसी की जान जा रही है तो हम उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो हॉस्पिटल ले जाते वक्त अगर रास्ते में सपोज कि रेड सिग्नल है कि ट्रैफिक सिग्नल जो है कि अभी नहीं जाना है, गाड़ी यहाँ से नहीं ले जा सकते, तो यहाँ अगर कोई रूल ब्रेक करके अगर उस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचा दे तो उसकी जान बच सकती है। इस स्टेज के लोगों को ये समझ है कि रूल ब्रेक करने से अगर किसी इंसान की भलाई हो जाए तो रूल ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। छठा स्टेज है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, यानी पीपल एट दिस स्टेज हैव डेवलप्ड देयर ओन सेट ऑफ मोरल गाइडलाइंस विच मे और मे नॉट फिट द लॉ। Take examples of Mahatma Gandhi, our father of the nation, and also all freedom fighter. They have given their life for the people of India. ये वो लोग हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के बारे में सोचते हैं। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जैसे भगत सिंह, उन्होंने अपना ज़िंदगी कुर्बान कर दिया भारत देश के लिए, यानी उन्होंने अपने लाइफ से भी ज़्यादा भारत के लोगों के लाइफ को प्रायोरिटीज़ दी। अभी भी हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज के हित के लिए काम करते हैं। एक एग्जाम्पल है कैलाश सत्यार्थी। सो कैलाश सत्यार्थी वॉज द पर्सन हु कैम्पेन्ड अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, स्लेवरी, ट्रैफिकिंग। कैलाश सत्यार्थी ने बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज़ उठाया और उसके लिए 2014 में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब इस थ्योरी को समझने के बाद वी विल सॉल्व सम सीटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी। सो वी हैव 3 ऑप्शंस, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड प्री कन्वेंशनल। तो क्या है ये क्वेश्चन कि कोई काम को करना इसलिए नहीं क्योंकि मेरा मन है, इसलिए क्योंकि दूसरा उसे अप्रूव कर रहा है, उसको सही बोल रहा है, तो ये कौन सा स्टेज में आता है? तो ये सेकंड लेवल का जो स्टेज है, स्टेज 3, गुड बॉय और गुड गर्ल, यानी कि ये जो है हम काम करते हैं दूसरे को दिखाने के लिए। तो ये किस लेवल के अंदर आता है? कन्वेंशनल लेवल के अंदर। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन 1 दैट इज कन्वेंशनल। तो इस सब टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी हैं वे सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? कन्वेंशनल, क्योंकि कन्वेंशनल के अंदर जो एक स्टेज है इंटरपर्सनल रिलेशन, दैट मीन्स गुड बॉय और गुड गर्ल स्टेज, इस स्टेज के हिसाब से ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गेव द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है सबने दी, पियाजेट ने भी दी और कोलबर्ग ने भी दी, मगर सबसे पहले पियाजेट ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसके बाद कोलबर्ग ने उस थ्योरी पे और काम किया और फिर कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी। सो ऑप्शन विल बी 1 दैट इज पियाजेट। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब ऑप्शन 3
Question number 3. Rohit returned the pencil he took from Ajay's desk because he was afraid of punishment if he caught. This illustrates Kohlberg. First option is pre-conventional, second conventional, and third is post-conventional, fourth is none of the above. रोहित ने उस पेंसिल को इसलिए लौटा दिया क्योंकि उसे डर था कि इसके वजह से उसे पनिशमेंट यानी कि सज़ा मिलेगी। तो ये कौन सा लेवल दर्शाता है? तो ये जो है पहला लेवल है, प्री कन्वेंशनल लेवल, क्योंकि इसमें बच्चे को मोरालिटी नहीं होती है, उनको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। वो डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट और रिवार्ड, यानी कि अगर उन्हें पनिशमेंट मिल रहा है तो वो चीज़ गलत है, और अगर उन्हें इस चीज़ के लिए प्रेज किया जा रहा है यानी कि गिफ्ट मिल रहा है तो वो चीज़ सही है। तो रोहित ने पेंसिल इसलिए लौटा दिया, डर से लौटा दिया। तो ये जो है पहला लेवल है, दैट इज़ प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसको पूर्व परंपरागत या लौकिक स्तर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पहला स्टेज है पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो भी बन सकते हैं। So after understanding this topic, you will be able to solve every type of question which is asked in teaching exams.